सबसे पहले देखते हैं कुछ नेशनल अफेयर्स। जैसे अभी रिसेंटली नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को लॉन्च किया गया। इस पॉलिसी के अंडर बोला गया, जो एक एम सेट किया गया है इसके अंडर, वो क्या है कि हमें 2030 तक $50 बिलियन इसमें एक्सपेंड करना है, जो कि हमारा जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर होगा ना। अब ये मेडिकल डिवाइस सेक्टर होता है आपके ग्लव्स से लेके, आपके पीपीपी किट से लेके, इंजेक्शन से लेके, कोई भी बड़ी बड़ी जैसे एमआरआई, एक्सरेज की मशीन, इस पूरे सेक्टर को, इस पूरे मेडिकल डिवाइस सेक्टर को हमें $50 बिलियन के टारगेट को अचीव कराना है 2030 तक। अभी क्या टारगेट है? अभी अगर हम देखें तो 50 बिलियन अभी जो टारगेट है, अभी जो मतलब हम एक्सपो, हमारा जो सेक्टर है ये मेडिकल डिवाइस का, वो कितना है? $11 बिलियन का, और ये था 2020 में। हमें अब बढ़ गया होगा $2-3 बिलियन, डेफिनेटली अभी बढ़ा होगा 2023 तक। तो हमें इस टारगेट को कहां तक ले जाना है? $50 बिलियन तक। ये टारगेट सेट किया गया अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सीसीए ने अप्रूव किया 157 न्यू मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस। ये नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने की बात की गई है, टोटल 157। एंड सबसे ज़्यादा हमें यूपी में देखने को मिलेंगे, 27 आपके ऐसे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एंड ये जो आपके होंगे एग्जिस्टिंग जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में खोले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जहाँ पर अगर स्पेस अवेलेबल नहीं हुई तो साइड में भी। देन देखें तो 27 यूपी से, राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 14। यहाँ पर 1570 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट टोटल लगेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई, प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। हम जानते हैं इंडिया ने 2023 को क्या घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया था, करेक्ट। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था ड्यूरिंग 2018। फिर अब यहीं पर हम मिलेट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं कि एक तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन रिच होता है, ठीक है, आपके बॉडी के लिए, आपके ग्लूट, आपके गट्स के लिए, आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक। इसको प्रमोट करने की बात की गई। और यहाँ पर इंडिया की जो 9 ऐसी मोस्ट कॉमनली नोन ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल, प्रोसो, लिटिल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो, इन मिलेट्स को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया में ना जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। रीज़न बीइंग कि हम राइस, वीट, इन दो चीज़ों पे इंडिया ज़्यादा फोकस करता है और इसका प्रोडक्शन इंडिया के फार्मर्स के द्वारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिलेट्स। दो मिलेट्स आप देखेंगे तो काफ़ी रेजिलियंट क्रॉप है, ये आपके ड्रॉट में और समर के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेती है, राइट। तो कमिंग बैक, मार्क करेंगे नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। अगर यहीं पे मैं पूछूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, तो BVR सुब्रमण्यम जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। और चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हमारे चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अभी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अप्रूव किया गया नवरत्ना का स्टेटस टू रेल विकास निगम। अब ये नवरत्ना क्या होता है? और याद रखेंगे ये 13th नवरत्ना बनी है हमारी रेल विकास निगम, करेक्ट। तो निर्मला सीतारमन, इन्होंने अप्रूव किया अपग्रेडेशन ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड टू अ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्ना एंटरप्राइज। मिनी रत्ना से अब ये आपकी नवरत्ना कंपनी बन गई है। अब ये मिनी रत्ना क्या होती है? मिनी रत्ना वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है जिनका प्री टैक्स जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो 30 करोड़ रुपीस का होता है। वहीं पे अगर मैं नवरत्ना की बात करूं, नवरत्ना वो कंपनी होती है मस्ट हैव एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5000 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये आपका नवरत्ना। और अभी रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्ना से नवरत्ना कर दिया गया है। मूविंग ऑन, हु लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो डीएपी डेवलप्ड बाय इफ्को। अब देखो नैनो डीएपी और ये लिक्विड है, ठीक है। डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये आपका फर्टिलाइजर का काम करता है प्लांट्स के लिए। अभी जो ये न्यूज़ आई है, याद रखेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा वर्ल्ड का पहला नैनो डीएपी जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होगा, इसको डेवलप किया गया है इफ्को के द्वारा, उसको लॉन्च किया।
फिर याद रखना यहीं पर अगर हम इसकी बात करें जो ये लिक्विड बॉटल में सेल किया जाएगा ये आपका 600 रुपीज़ पर बॉटल सेल किया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें जो मार्केट में करंटली जो एक बैग डीएपी का आता है वो 1350 रुपये का आता है, वहीं पे हमने इसकी कॉस्ट को आधा कर दिया है। इससे क्या होगा, फार्मर्स को थोड़ी सेविंग होगी, करेक्ट, एंड आपका एक ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इफ्को की, चेयरमैन कौन है, दिलीप शंघानी। अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करूं तो यूएस अवस्थी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किए वर्ल्ड का पहला नैनो डीएपी डेवलप्ड बाय इफ्को और ये लिक्विड फॉर्मेट में है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने एक अभी एमओयू साइन किया आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, जो कि एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटियर बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन एंड एजुकेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। ठीक है, एनजीओ है तो मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड आर्ट ऑफ लिविंग ने मिलके अभी एक नशा मुक्त भारत अभियान को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी आपके ड्रग्स या फिर गलत हैबिट्स में इंडल्ज है उनको इन केंद्र पे लाने के लिए, ताकि उनको अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके दैट दीज थिंग्स आर रॉन्ग और इससे उनकी वो अपनी लाइफ ही खराब करेंगे, राइट। तो यूथ, वीमेन, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल मैन, जो भी जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनको यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए और उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अबाउट द रॉन्ग्स ऑफ दीज ड्रग्स, इसीलिए ये एक एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अगर यहीं पर हम देखें तो आपके काफ़ी ज़्यादा 372 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट 510 आपके ऐसे नशा मुक्त सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे जो डी एडिक्शन की जाती है और एक काउंसलिंग सेंटर्स हैं फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स जिनको भी इसकी ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया एक न्यू वर्क प्लान ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ इंडिया ने मिलकर भी एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक न्यू वर्क प्लान साइन किया है, तो वो रहेगी हमारी जर्मनी के साथ मिलके। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इंडिया का और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड क्लाइमेट एक्शन जर्मनी की, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डील साइन हुई है। ठीक है, और ये क्या है, एक न्यू वर्क प्लान 2023, जहाँ पर यह बात करेंगे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक, दिस ईयर्स एनुअल मीटिंग मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस वर्किंग ग्रुप। ये साइन की गई थी निधि खारे जी के द्वारा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इंडिया की तरफ से, और डॉक्टर डैनियल ब्रॉन्स्टर्प ये डायरेक्टर जनरल हैं डिजिटल एंड इनोवेशन पॉलिसी की फ्रॉम द जर्मनी साइड। ठीक, फिर यहाँ पे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करने की बात की गई। फिर यहीं पर हम देखेंगे कैसे हम इकोनॉमी को और बेटर कर सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस एक दूसरी कंट्री फेस करती है इन दिस सेक्टर, उसको हम कैसे बेटर किया जा सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, मशीनरी सेफ्टी, इन पे भी यहाँ पे टॉपिक्स पे बात की जाएगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की, और यहाँ पर बताया गया कि जो एजिंग पॉपुलेशन है ना जिस इकोनॉमी में, वो बढ़ रही है एंड उनकी जो डिपेंडेंस है माइग्रेशन पे वो भी बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब मैं किसी कंट्री का नाम लूँ, जैसे ABC कंट्री, ठीक है, इसमें क्या हुआ, और एक दूसरी कंट्री है XYZ। ABC कंट्री में क्या है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट होके निकलेंगे, वहाँ पर क्या है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी जगह XYZ कंट्री में क्या होगी, आपकी जो ओल्ड पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है। तो अब आप खुद बताओ दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री ऐसी होगी जिसमें आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी।
ऐसी कंट्री कौन सी होगी जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, जहाँ पर आपको नए नए इनोवेशन की बात की जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, ग्रोइंग मार्केट कौन सी होगी? डेफिनेटली वो ये होगी, क्योंकि यहाँ पे एस्पायरिंग एंड बर्डिंग यूथ है और उनको नई नई चीज़ें चाहिए और वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ तरीका वो ढूंढ के कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे। वहीं पर अगर हम ओल्ड जनरेशन की तरफ जाएंगे, वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे यंग पीपल पे कि कोई उनका ध्यान रखे। जो डे टू डे वर्क है वो करने के लिए वहाँ पे यंग लोग हैं ही नहीं, कम लोग हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी माइग्रेशन की, कि बाहर से लोग आए और उनकी इकोनॉमी को वहाँ संभालें। तो यही डाटा भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया कि जो इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमीज में एक एजिंग बढ़ रही है ना, रैपिड एजिंग, जिन इकोनॉमीज में उनको जो माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर यहीं पर हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। माइग्रेशन का डाटा अगर हम देखें 2023 का, अबाउट 184 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ लिविंग इन कंट्रीज वेयर दे लैक सिटीजनशिप, जहाँ पे उनकी सिटीजनशिप नहीं है। इतने लोग अभी ऐसे हैं जो जैसे एक दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं और फिर पढ़ने के बाद जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब के बाद उनको वीज़ा मिलता है और वीज़ा मिलता रहता है, लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। फिर सिटीजनशिप उनको कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद मिलती है, ये है। एंड 43% इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। वहीं पर हम देखेंगे जो ये माइग्रेशन का डाटा है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में। फिर अब हम देख रहे हैं सूडान क्राइसिस भी हो गया है। सूडान क्राइसिस की वजह से भी हमने देखा इंडियंस भी वापस आ गए, इंडियंस को भी वापस फ्लाई इन किया गया है। करेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो एक माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है एंड लोग अपनी कंट्री को छोड़ के फॉर बेटर लिविंग एंड बेटर लाइफ वो दूसरी कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। करेक्ट। और वहीं पर हम देखते हैं ऐसी कंट्रीज बहुत सारी हैं जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन की जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत ज़्यादा है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन माइग्रेशन की वहाँ पर कोई आके उनके और जॉब्स करे, अलग से काम करे। इसीलिए आप देखेंगे काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं इन्होंने जो अपने माइग्रेशन के लॉज है ना उनको बहुत ज़्यादा लीनियंट रखा है। दे वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कंट्री में आए एंड तभी आप देखते हैं कि जो जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना जाना चाहते हैं। इवन अभी आपने कोविड के बाद से अगर इंडिया का ट्रेंड देखा होगा तो आप ज़रूर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके भी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके सर्कल में एक ना एक ऐसा लड़का तो या कोई भी लड़की तो ऐसी रही होगी जिन्होंने इंडिया छोड़ के बाहर जाना प्रेफर किया, इंडिया की एजुकेशन छोड़ के उनको बाहर पढ़ना ज़्यादा उनको पसंद आया। करेक्ट। एंड उन्होंने बाहर एडमिशन लिया और उनको ये नहीं है कि जब वो बाहर जाते हैं तो एकदम उनका एडमिशन हो गया, सॉरी, उनको एकदम सिटीजनशिप मिल गई। नहीं, उनको पहले अपना कोर्स पूरा करना पड़ता है। कोर्स पूरा करने के बाद कुछ उनका 2 या 3 साल का फिर वर्क परमिट रहता है, वर्क वीज़ा मिलता है एंड आफ्टर दैट उनको फिर वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और उसका ही ये डाटा यहाँ पर रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया रिमेन्स ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इन 2023 एज पर यूएसटीआर। यूएसटीआर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया ने रिटेन किया इट्स position in the priority watch list of 2023 due to inconsistency in its progress of IP protection and reinforcement। देखो, पायरेसी, फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका कॉपीराइट, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिया में ना इनका ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप देखेंगे कहीं पे भी जो ये ब्रांडेड शूज़ होते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, इनकी कॉपी आपको ईजिली मिल जाती है। सेकेंड हैंड कॉपी, फर्स्ट हैंड कॉपी आपको ईजिली मिल जाती है। आप देखेंगे पायरेसी, पहले जैसे मूवी आती थी, मूवीज़ की सीडीज़ कितनी ज़्यादा बिकती थी। आप ऑनलाइन कहीं से भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, दो वो पायरेसी कंसर्न्स होते हैं, वो भी लीगल नहीं होता है, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट का ईजी कॉपी ज़रूर से मिल जाएगा। मार्केट में लोग बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं और इस पे अभी तक कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ नहीं है इंडिया में। दो ये इलीगल चीज़ें हैं। जैसे अगर आईपी की बात करें, हम कॉपीराइट्स की बात करें, अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हैं तो आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं विदाउट गिविंग देम प्रॉपर राइट्स या प्रॉपर गिविंग देम, उनको मेंशन किए बजाय करते हैं तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई प्रोडक्ट उठा लें और उस प्रोडक्ट को कॉपी करके आप सेल करने लग जाएं विदाउट एनी परमिशन
फ्रॉम द ओनर्स जिनके पास उनका राइट्स है, तो आप पे वो ऑनर्स केस कर सकते हैं एंड आप पे फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि आईपी राइट्स ज़रूरी होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि अगर उन्हें ग्रो करना है, जब तक आईपी राइट्स नहीं होंगे, कैसे कोई इन्वेंटर अगर कोई नई चीज़ इन्वेंट करता है और उसके लिए वो राइट लेता है, लेकिन पता लगता है उसको कि 1 साल बाद किसी और ने उसका प्रोडक्ट की कॉपी कर लिया है, तो उसको फ़ायदा क्या हुआ जो उसने 3-4 साल लगाए। तो उन 3-4 साल की वैल्यू के लिए उनको एक प्रॉपर राइट मिलता है कि कोई उनके प्रोडक्ट को या कोई भी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, और यूज़ करेगा तो उनको कुछ उनके साथ डील करके कुछ ना कुछ उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसीलिए याद रखेंगे, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इसी में ये डाटा बताया गया इंडिया ने रिटेन किया अपनी पोजीशन ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो फेक प्रोडक्ट्स हैं वो चलते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड इन मुंबई महाराष्ट्र? उस वर्ल्ड की पहली सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड का नाम बताओ जो कि मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया। WYLD। ये WYLD बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड लॉन्च किया मुंबई महाराष्ट्र में, वीज़ा के द्वारा इसको पावर किया जाएगा। एंड ये बोलते हैं जिनके भी 1000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं एंड उनका WYLD स्कोर अगर 100 है तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, विल बी एप्लीकेबल, और पेमेंट भी आएगी उनके पास। ठीक है, दे विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस WYLD पेमेंट कार्ड वाया द एप्लीकेशन। राइट। अभी तक WYLD ने यहाँ पर $350,000 रेज किए हैं इन प्री सीड फंडिंग। ठीक, फिर WYLD यहाँ पर एनेबल करते हैं यूजर्स को टू प्रॉफिटेबली यूज देयर सोशल मीडिया फॉलोइंग एंड गेट रिवॉर्डेड विद अप टू 100% कैशबैक ऑन ब्रांड परचेजेस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं WYLD वर्ल्ड की पहली सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड बनी इन लॉन्च्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच मिशन रिसीव द हुडको अवार्ड? ये हुडको अवार्ड क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हुडको, ड्यूरिंग द 53rd फाउंडेशन डे ऑफ हुडको, ये हुडको अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। एंड स्वच्छ भारत मिशन ऑफ यूपी यहाँ पर टॉप किया इन्होंने इन दिस हुडको अवार्ड, जो कि 53rd फाउंडेशन डे ऑफ हुडको जो था 25 अप्रैल को, उस दिन इन अवार्ड से सम्मानित करा गया। ठीक है। एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट 22-23 कैटेगरी फॉर सैनिटेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ गए, हु वॉज प्रेजेंटेड विद द 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड? ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है। और अभी किनको प्रेजेंट किया गया 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड से? वो है दलाई लामा जी को। राइट। और ऐसा पहली बार हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल सोसाइटीज़ में पूरे वर्ल्ड में, किनको पहली बार ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया एज द 14th दलाई लामा। राइट। एंड इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गिवन टू द 14th दलाई लामा फॉर हिज लीडरशिप। उन्होंने अपनी तिब्बत सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के लिए जो काम किया है उनके लिए इनसे सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का 64 साल बाद किनको दिया गया? दलाई लामा जी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है RINL, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इस्पत राजभाषा सम्मान 2021-22 को जीत लिया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, RINL ये क्या है? पहले तो राष्ट्रीय इस्पत निगम लिमिटेड, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इस्पत राजभाषा सम्मान फर्स्ट प्राइज जीत रहा है फॉर द ईयर 21-22। ये अवार्ड कन्फर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फगन सिंह कुलसाटे के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अतुल भट्ट, जो कि RINL के रहेंगे। ठीक है। याद रखना किनको सम्मानित किया गया इस्पत राजभाषा सम्मान अवार्ड से? वो है RINL। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ कमाकोडी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी यूनियन बैंक फॉर 3 years।
3 साल के लिए सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? एन कामाकोडी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं बात करूं इनके सिटी यूनियन बैंक की, 1904 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। डॉक्टर एन कामाकोडी यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कुंभाकोनम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जापानीज स्टार्टअप आई स्पेस फेल्ड टू लैंड इट्स हाकुटो आर लैंडर ऑन द मून सरफेस। अभी टोक्यो जापान, इनके द्वारा एक लैंडर हाकुटो आर नाम से लॉन्च किया गया था और ये मून पे लैंड करने वाला था। और ये अगर मून पे लैंड कर जाता तो ये पहली प्राइवेट फर्म बन जाती, एज वेल एज जापान की ये पहले पर लोग बन जाते जिन्होंने लैंडर लैंड किया ऑन द सरफेस ऑफ अ मून। लेकिन ये मिशन क्या रहा? फेल रहा। तो हाकुटो आर मिशन का नाम रहेगा। जापान टोक्यो के द्वारा, या फिर जापान आ जाए डायरेक्टली, याद रखना, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड ये एक फेलियर मिशन था। केप कैनेवरल फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया ऑन अ स्पेसएक्स रॉकेट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की। अभी जेडन पेरियट, ये वो पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 6 साल में पोडियम फिनिश किया इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप। ठीक है, जेडन पेरियट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी पे आते हैं। तो अभी एक काफ़ी फेमस बॉक्सिंग चैंपियन, हमारे वेट एंड हैवीवेट बॉक्सर, पद्मश्री अवार्डी एंड अर्जुन अवार्डी कौर सिंह, इनका निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक काफ़ी फेमस हैवीवेट बॉक्सर थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुना अवार्डी भी हैं और ये 74 की एज में हरियाणा में इनका निधन हो गया। कौर सिंह, इन्होंने 6 मेडल जीते थे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, राइट। इन्होंने हवलदार की जॉब ली थी 1971 में। फिर इसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद इनको सेना मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया 1988 में फॉर हिज ब्रेवरी। फिर इसके बाद इन्होंने बॉक्सिंग में ये गए 1977 में, राइट। फिर इनको 1980 में एक गोल्ड मेडल मिला था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो मुंबई में हुई। फिर इसके बाद इनको 1982 में इनको हैवीवेट कैटेगरी के लिए एशियन गेम्स में जो न्यू दिल्ली में हुई वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। फिर 1982 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1983 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। करेक्ट, कौर सिंह। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे? इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 2023 में। लेकिन ऑन जनरली ये 4th थर्सडे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ अप्रैल मंथ। तो 2023 में 27 को था, 2024 में ये आपका 25 को होगा और 2022 में ये आपका 28 अप्रैल को था। यहीं पर अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम भी याद रखना इसकी, वो क्या है? डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। आई रिपीट, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड इंडियन ऑयल इंडिया, इन्होंने एक MOU साइन किया टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। डायरेक्टली और सिंपल याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में MOU साइन हुआ, और किस लिए हुआ? कि टू डेवलप अ फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी लाने के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपकी विंड एनर्जी हो गया, आपकी फिर डैम से जो हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, फिर उससे जो आपकी जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इन सब को जो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको हार्नेस करने के लिए एक MOU साइन किया गया। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। जैसे कैबिनेट ने क्लियर किया नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को, NCCEA अप्रूव टू सेटअप 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। नीति आयोग ने रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया नवरत्ना स्टेटस टू रेल विकास निगम। एंड यूनियन मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला नैनो DAP डेवलप्ड बाय इफ्को।
देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट ने साइन किया एक एमओयू आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ताकि नशा मुक्त भारत अभियान को मोर इफेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड किया जा सके। इंडिया ने साइन किया एक न्यू वर्क प्लान 2023 ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद जर्मनी ड्यूरिंग इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन बर्लिन। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्होंने वार्न किया अबाउट द एजिंग ऑफ इकोनॉमीज, ये इंक्रीज कर देगा डिपेंडेंस ऑन माइग्रेशन। इंडिया रिमेन्स on the priority watch list in 2023 as per USTR's 2023 special 301 report. Then NSE indices revises norms for exclusion from index in case of a demerger. WYLD ये वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी है ऑफ पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड इन मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन ऑफ यूपी इन्होंने रिसीव किया हुडको अवार्ड्स को। दलाई लामा द नोबेल प्राइज ऑनर गेट्स द 1959 मैग्सेसे अवार्ड आफ्टर 64 ईयर्स। RINL इन्होंने जीता मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का इस्पत राजभाषा सम्मान 21-22 को। RBI ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ कामाकोडी एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक फॉर 3 ईयर्स। जैपनीज स्टार्टअप आई स्पेस इनका जो मिशन था वो फेल हो गया, हकूटो आर जो था लैंडिंग ऑन मून मिशन। देन जार्डन पेरिएट ये वो पहले इंडियन बन गए इन 6 years टू गेट पोडियम इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप। बॉक्सिंग चैंपियन पद्मश्री अवार्डी कौर सिंह इनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 27 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ऑयल इंडिया इनके बीच में एक MOU साइन हुआ टू हार्नेस एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 अप्रैल को। देन 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रकाश सिंह बादल इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट अभी 2023 की हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 अंतल्या जो कि अभी टर्की में हुई थी, अंतल्या टर्की में, यहाँ पर इंडिया की सेकंड पोजीशन रही इन मेडल टैली विद 4 मेडल्स, वेयरएज USA आपका टॉप पोजीशन पे रहा विद 4 मेडल्स, लेकिन वहाँ पे 2 गोल्ड और 2 सिल्वर थे USA के पास। इंडिया के पास 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट हरिहरा मिश्रा ये CEO हैं, अपॉइंट किए गए हैं ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। नेक्स्ट RBI ने ग्रांट किया NBFC लाइसेंस टू नियो बैंकिंग कंपनी जुपिटर। नेक्स्ट राजस्थान को 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व मिले, कौन से? सौरसान बारान में, खिचियान जोधपुर में एंड हामिदगढ़ भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के आपके होमवर्क सेशन पर। पहला, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। दूसरा, मिशन यूथ विच रिसीव द PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी, ये किस स्टेट या UT से बिलोंग करता है। और थर्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे 2023। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। आप अब बस क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करो और जल्दी से कमेंट कर दो अच्छे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।